हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नील। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। मिसाल के तौर पे एक ह्यूमन बीइंग की हम जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। ये सपोज़ मिसाल के तौर पे एक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये ह्यूमन बीइंग है, सही है। सही है। अच्छा, तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ह्यूमन बीइंग के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो हमें पता है इसका जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ सेल, मतलब कि ये सेल का बना हुआ है, सही है। अब हम सेल को यहाँ पर सेल की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। सेल एक्चुअली न्यूक्लियस का बना हुआ होता है। इसके अंदर सेंटर के अंदर एक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस, और उसके सराउंडिंग में फिर साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए होते हैं जो कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सारे जो इंक्लूजन्स हैं ये जो स्पेस है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर ये जो कवरिंग है, इसके दरमियान में जो स्पेस है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो साइटोप्लाज्म है अलॉन्ग विद इट्स इंक्लूजन्स इट इज़ एक्चुअली सराउंडेड बाय अ थिन मेम्ब्रेन दैट इज़ नॉन एज सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं और उसके साथ साथ जो केमिकल्स पड़े हुए हैं। अगर मैं मिसाल दूं आपको कुछ केमिकल्स की, तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स उनकी असल में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और लाइपिड्स होते हैं, और प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल्स, ठीक है। ये हमारा जो फूड है उसको कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। दीज आर वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। हमारा जो फूड होता है, हम जो कुछ भी खाते हैं वो इनमें से ही किसी एक या फिर सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर जो है वो बना हुआ होता है। तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये बेसिकली किस चीज़ के बने हुए होते हैं? ये एटम्स के बने हुए होते हैं। इनको अगर ब्रेक डाउन करके फिर अगर इनको हम समझने की कोशिश करें तो ये एक्चुअली एटम्स के बने हुए होते हैं। और एटम को अगर फर्दर हम डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड, तो उसके अंदर हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स नज़र आएंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो अगर एटम्स को हम अगर देखें तो एटम कहलाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। दिस इज़ कॉल्ड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर कहलाता है एटम, ठीक हो गया। अब ये जो सेल्स हैं, सेल के अंदर हमने इन मॉलिक्यूल्स को देखा, और ये मॉलिक्यूल जो है वो एटम के बने हुए होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो एटम्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली किसी भी एलिमेंट के एटम्स होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो लाइफ है दैट इज़ एक्चुअली बिल्ट ऑन केमिकल फाउंडेशन। यानी जो लाइफ की जो फाउंडेशन है दैट इज़ केमिकल। समझ आ रहा है? जो लाइफ है दैट हैज़ अ केमिकल बेसिस, यानी जो लाइफ है वो केमिकल्स की बनी हुई है। अगर हम सेल को अगर उसको ब्रेक डाउन करके अंदर अगर हम डीपली देखते हैं तो बेसिकली एटम्स की बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स की बनी हुई, मतलब कि एटम्स की बनी हुई है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि द लाइफ हैज़ एक्चुअली अ केमिकल फाउंडेशन, ठीक है। और केमिकल फाउंडेशन क्या है? एलिमेंट्स, जिसको एलिमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एटम्स कर रहे हैं, सही है। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ इज़ बिल्ट ऑन केमिकल फाउंडेशन। लेकिन उसके बावजूद भी हम सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। वो क्यों? वो इस वजह से कि जो सेल है वो लाइफ की सारी प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट कर रहा होता है। लाइफ की जो प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले जो टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस की थी, वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ सेल ही एग्जिबिट करता है। उसके अंदर मौजूद जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो लाइफ की प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट नहीं करते। तो इसी तरह से जो एटम है उसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर कहते हैं, ना कि उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्योंकि एटम ही एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करता है, सही है। तो
इसी वजह से हम सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की लेवल्स की अगर हम बात करें तो इसको हम एक दूसरे मिसाल से कंपेयर करके फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक घर बनाना चाहते हैं, ट्रिपल स्टोरेज घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब जो ग्राउंड फ्लोर है, पहले उसको बनाने के लिए हमें कुछ ब्लॉक्स की ज़रूरत होगी, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी बिल्डिंग के लिए। सही, इमारत को बनाने के लिए ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, या फिर जो ईंटें होती हैं उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये जब ब्लॉक्स पर्टिकुलर सीक्वेंस में जब मेसन जो होता है वो जब रखेगा इनको, तो दीवारें बनेंगी। सही, पहली दीवार, दूसरी दीवार, जो तीसरी और चौथी दीवारें जब बन जाएंगी, तब एक रूम, एक इंक्लोजन बनेगी। उस इंक्लोजन को फिर हम रूम कहेंगे। उसके ऊपर जब छत वगैरह बन जाएगी तो उसको हम रूम कहेंगे। फिर इस तरह के 2-3 रूम्स जब इकट्ठे बन जाएंगे, तब उनको हम एक फ्लोर का नाम दे देंगे, ग्राउंड फ्लोर। फिर इसी तरह का एक दूसरा रूम जब ऊपर बन जाएगा तो उसको हम फर्स्ट फ्लोर का नाम दे देंगे। फिर उसके ऊपर जब तीसरा रूम बन जाएगा तो उसको हम सेकंड फ्लोर का जो है वो नाम दे देंगे। तो इसी तरह से लाइफ के अंदर भी ऐसे ही होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर भी इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन यानी उनके अंदर भी जो अरेंजमेंट होती है बेसिक एलिमेंट्स की, वो भी इसी तरह से होती है जिसी तरह से हमने इस एग्जांपल को समझा। तो इस एग्जांपल को अब हम लाइफ के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो सेल है, हमने कहा कि इट इज़ एक्चुअली दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरह के जो सिमिलर यूनिट्स, जब सिमिलर सेल्स जब इकट्ठे मिल जाएं, तब वो एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो टिश्यूज़ कहलाता है। सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स व्हेन कंबाइंड दे फॉर्म टिश्यू। सही है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो फिर नर्वस टिश्यू आ गया, नर्वस टिश्यू, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। अब जब मुख्तलिफ डिफरेंट टिश्यूज़ जब इकट्ठे मिलते हैं तो फिर वो एक ऑर्गन बनाते हैं। जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ इकट्ठे मिलते हैं तो फिर वो एक ऑर्गन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे हार्ट, दिल, हमारा जो दिल है, हार्ट, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के जो है वो टिश्यूज़ इकट्ठे होके फिर ऑर्गेनाइज करते हैं हार्ट को। तो इस तरह से जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स जब इकट्ठे बनते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जब इकट्ठे होके किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को जब परफॉर्म करने लग जाते हैं तो फिर उसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। अब इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो फिर नर्वस सिस्टम आ जाता है, जिसके अंदर ब्रेन आ जाता है। ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स आ जाती हैं, और जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो आ जाते हैं। मतलब ये सारे जो ऑर्गन्स हैं, ये जब मिल के इकट्ठा ऑल टुगेदर व्हेन दे परफॉर्म, तब एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को फिर हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब इकट्ठे मिल जाते हैं और हाईली एडवांस्ड कोऑर्डिनेटेड वे में जब फंक्शन करने लग जाते हैं, तो फिर एक होल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो ये जो है वो सारी लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि जो हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। लाइफ के अंदर इस तरह से जो है वो स्मॉल जो यूनिट्स हैं लाइफ के, जो छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं लाइफ के, वो इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सेल्स होते हैं जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ को एग्जिबिट कर रहे होते हैं। वो जब सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं, और जब टिश्यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ जब एक साथ मिलते हैं तो ऑर्गन को फॉर्म करते हैं। और वो जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स जब कोऑर्डिनेटेड वे में जब फंक्शन करने लगते हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक फंक्शन को जब परफॉर्म करते हैं, तब उसको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम्स हाईली कोऑर्डिनेटेड वे में जब फंक्शन करने लग जाते हैं, तब एक होल इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। अच्छा जी, तो अब तक तो हमने जो बात की वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तक की जो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात की। इसके बाद कुछ ब्रॉड टर्म्स आ जाते हैं जिसमें स्पीसीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर आ जाते हैं। अब मैं बारी बारी इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, तो स्पीसीज़ क्या है? अब
ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स विच हैव द पोटेंशियल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर इंटरब्रीड करने की पोटेंशियल हो और वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को पैदा कर सके, तो उसको हम स्पीसीज़ कहते हैं। जब ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज़, जब ग्रुप बनता है सिमिलर स्पीसीज़ का, किसी एक एरिया में रहता है, तो दैट इज़ नोन एज पॉपुलेशन। मिसाल के तौर पे अगर ह्यूमन बींग्स कहीं पर रह रहे हैं, ह्यूमन बींग्स अगर कहीं पर रह रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स क्या हैं, ये दिस इज़ स्पीसीज़, ह्यूमंस की एक स्पीसीज़ हो गई, और ये इसी स्पीसीज़ के जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठा होकर कहीं पर रिजाइड कर रहे हैं, तो दैट वुड बी नोन एज अ पॉपुलेशन। जब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस किसी एक एरिया में रहने लग जाएँ, तब उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। व्हेन ह्यूमंस, या फिर किसी जंगल का एग्जांपल ले लो, किसी फॉरेस्ट का एग्जांपल ले लो, वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रह रहे होते हैं, तो वो जब इकट्ठे होकर जब रह रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे लाइन वहाँ पर रह रहा होता है, और लीपर्ड वहाँ पर रह रहा होता है, और बियर वहाँ पर रह रहा होता है, तो ये सारी जो हैं डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। जब ये इकट्ठा किसी एक एरिया के अंदर जब रह रही होती हैं, तो उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। और जो कम्युनिटी है विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, नॉन लिविंग सराउंडिंग के अंदर क्या आ गया, वाटर आ जाता है जी, और एटमॉस्फेयर आ जाता है, और जो लैंड जिसके ऊपर वो रह रहे हैं वो आ जाती है। तो इस तरह के जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उसको भी जब हम कंसीडर करने लग जाएं अलॉन्ग विद कम्युनिटी, तब उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया। अब लास्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर किसको हम कहते हैं, अ रीजन ऑफ अर्थ, रीजन ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर जो रीजन जहाँ पर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग अलॉन्ग विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, मतलब इसके अंदर हम सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी रीजन ऑफ अर्थ के ऊपर जो रह रहे हैं उनको हम कंसिडर करने लग जाएं, उसके साथ साथ जो नॉन लिविंग सराउंडिंग्स हैं उनको भी जब हम कंसिडर करने लग जाएं, तब उसको हम बायोस्फीयर का नाम देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।